हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का 12 सितंबर 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर का क्लोज टेस्ट। ठीक है, मैंने इससे पिछले वाली जो वीडियो थी वो काफ़ी लंबी थी, 1 घंटे के ऊपर थी, और उसमें काफ़ी डीपली मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज के बारे में। इसके साथ ये भी बताया था कि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो वो जो वीडियो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, मगर जो क्या कहते हैं हमको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग काम तो आएगी, मगर वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं उठेंगे। एडजेक्टिव फ्रेजेस या एडवर्बियल फ्रेजेस के ऊपर एरर कम आते हैं, तो अब हम उसको ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा। अब हम देखेंगे कि क्लोज टेस्ट सॉल्व कैसे करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, थोड़ा बहुत देखते रहेंगे। ग्रामर जो मेन आएगी, जो एसएससी में पूछी जाती है, उसको तो देखेंगे, मगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 महीने बचा है आपको दूसरे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। इसीलिए अब इस वीडियो जो होगी वो थोड़ी शॉर्ट होगी, क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने पिछली 2 वीडियो में बता दिया है। अगर कोई नया है जिसको मेरी बातें या वर्डिंग समझ में ना आए बीच में, वो पहले वो 2 वीडियो देखे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यूथ जनरेशन हैज़ द की रोल इन, जो यूथ जनरेशन है मतलब जवान जनरेशन है। यूथ यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, जनरेशन नाउन है। हैज़ द की रोल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज़ द की रोल। की रोल क्या मतलब? इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। इन प्रीपोजिशन आई। अब मैंने बताया ही आपको कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आनी चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब नाउन या ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नाउन और ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता तो जेरेंड लेके आओगे। ठीक, तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या है। इन शेपिंग द फ्यूचर, हाँ हो सकता है। गिलासुपिंग ये कोई वर्ड नहीं होता, ऐसे ही डाला हुआ है। इन नेमिंग द फ्यूचर, फ्यूचर का नाम रखने के लिए, नहीं हो सकता। इन गेमिंग द फ्यूचर, ये भी नहीं हो सकता। इन गेनिंग, पाने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है यहाँ पे? इन शेपिंग द फ्यूचर। समझ में आया? प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आई। द फ्यूचर यहाँ पे क्या है? क्योंकि जो शेपिंग बना है, जो जेरेंड बना है, वो ट्रांजिटिव वर्ब से बना है, इसलिए जो द फ्यूचर है वो उसका जेरेंड का ऑब्जेक्ट है। जेरेंड ऑब्जेक्ट लेती है जब ट्रांजिटिव वर्ब से बनी होती है। अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब से बनी है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, यहां पे क्या मतलब हुआ इसका? यूथ जनरेशन हैज द की रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, मतलब यूथ जनरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है, एनी कंट्री, यहां पे ये एनी क्या है? डिटर्मिनर है, एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है, मतलब कोई भी कंट्री। एनी कंट्री कैन राइड ऑन हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। अब मैं देखो बार बार नहीं बताऊंगा। कैन, मे, माइट, कुड, शुड जो होते हैं वो मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वही चीज़ है। इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यही रूल में कभी कभी एरर में आते हैं ये सब। एनी कंट्री कैन राइड ऑन हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, मतलब कोई भी जो कंट्री है वो चल सकती है हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, जहां पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। इफ इट इज ब्लेस्ड, अगर वो ब्लेस्ड हो, किससे? विद मोर नंबर ऑफ यूथ, अगर उसके पास बहुत सारे युवा हों। ऑन चार्ट, अब यहां पे चार्ट है, इसका मतलब ये नाउन है। ऑन प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मिल गया है। यहां पे क्या? चार्ट को मॉडिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। इसका मतलब हम यहां पे एडजेक्टिव भरेंगे। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, मान लो कि ऑप्शन में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो, तो तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े, सीधे एडजेक्टिव देख के लगा दो टिक। मगर यहां पे आईसी जहां भी लगा होगा लास्ट में, वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा 99% केसेस में, और हो सकता है वो एडजेक्टिव या फिर नाउन की तरह भी काम कर रहा हो। ऑटोग्राफिक, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऑटोग्राफी का मतलब होता है कि मतलब किसी पर्सन ने खुद लिखा हो कोई चीज़, ठीक है, उसकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ। डेमोग्राफिक, ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, मगर एडजेक्टिव तो होगा। जियोग्राफिक मतलब भूगोलिक, ये भी एडजेक्टिव है।
बायोग्राफिक मतलब किसी की लाइफ की स्टोरी के संबंध, जैसे आपने मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह की, तो उसकी लाइफ की स्टोरी के ऊपर डिपेंडेंट थी ना वो मूवी, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफिक। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑटोग्राफिक, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, बायोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है लोगों का समूह। अब देखो, बट समटाइम्स द यूथ में कॉज द बिग डैम, नहीं ये नहीं था, सॉरी। Any country can ride on high growth trajectory if it is blessed with more number of youth on demographic chart। चार्ट कैसा? जो कि पॉपुलेशन को दिखा रहा हो। अगर वहां पे बहुत सारे युवा दिख रहे होंगे, इस चार्ट में बहुत सारे युवा होंगे उस देश में, तो ये ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिखेगी गजब की। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? डेमोग्राफिक। समझ रहे हो कि किस तरीके से थोड़ा सा फास्ट करना है, अब टाइम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे ये जो एनी लगा हुआ है, फिर इफ़ लगा हुआ है, पता है ये क्या है? ये पूरा अगर स्ट्रक्चर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ये है कंडीशनल सेंटेंस। कैसा? टाइप 1। चलो उसको देख लेते हैं ना, उस स्ट्रक्चर को एक बार देख लो तो ये समझ में आएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा था। देखो, टाइप 1 कंडीशनल होता क्या है? ये अगर आप प्रेजेंट में बैठे हो, इस समय मेरे साथ बैठे हो आप, और आप ये सोच रहे हो कि कल मैं 4 बजे डॉक्टर से मिलने जाऊंगा, कल मैं 4 बजे डॉक्टर से मिलने जाऊंगा, और 99.99% पक्का है कि कल जाओगे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन जो आपने इमेजिन किया और उसको होना भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम टाइप 1 कंडीशनल यूज करते हैं। ठीक, होता क्या है इसके स्ट्रक्चर में? पहला होता है मेन क्लॉज। मैंने क्लॉज बताया ही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ये अपना मीनिंग खुद दे सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही समर्थ हैं, ये अपनी पूरी मीनिंग दे देंगे। ठीक है, तो ये दिखाते हैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होने के लिए। प्लस इफ लगेगा, प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, या फिर किताबों की भाषा में सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये होगा प्रेजेंट टेंस में। किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। और ये होगा फ्यूचर में। ठीक है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपनी मीनिंग खुद नहीं दे सकते, इसीलिए इनको बोला जाता है डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट नाम क्यों पड़ा? डिपेंडेंट क्यों पड़ा? डिपेंड है किसी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, तभी ये अपनी पूरी मीनिंग दे पाएंगे। ठीक, अब एक सेंटेंस देखो, इफ यू स्टडी हार्ड, फिर यहां पे कॉमा लगाते हैं, पहले अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो कॉमा लगाएंगे, यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे पढ़ाई में, इफ़ यू स्टडी हार्ड, तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। ये तो सबको पता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा तो वो एग्ज़ाम पास कर लेगा। ठीक है, तो वो जो इमेजिन कर रहा है उसने, बोलने वाले ने जो बोला, तो वो सच भी हो सकता है 99%, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो। समझ में आया? ये देखो प्रेजेंट टेंस में इफ़ यू स्टडी हार्ड, और ये देखो फ्यूचर टेंस में यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर इस मेन क्लॉज को यहां लिख लोगे, यू विल पास द एग्जाम, ऐसे लिख लो, यू विल पास द एग्जाम, तो इस कॉमे की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, इफ यू स्टडी हार्ड। ठीक, समझ में आया ये टाइप 1 कंडीशनल क्या होता है? बस यहां पे यही चीज यूज हुई है। एनी कंट्री कैन राइड, अब देखो यहां पे मॉडल वर्ब आ गया है, वहां पे फ्यूचर था, मैंने बताया था कैन कुड, यहां पे आ सकता है। कहां गया स्ट्रक्चर? ये देखो, यहां पे नहीं है, यहां पे कैन कुड विल आ सकता है। ठीक है, तो फ्यूचर दिखा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी के लिए। एनी कंट्री कैन राइड ऑन हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इफ, अगर वो ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड मतलब वरदान हो उसके पास,
विद द मोर नंबर ऑफ यूथ, बहुत सारे यूथ हो ऑन डेमोग्राफिक चार्ट में। समझ में आई बात? किस तरीके से, अगर तुम ऐसे लिखते मान लो, पहले इफ वाले क्लॉज को लिख दो, इफ इट इज ब्लेस्ड विद द मोर नंबर ऑफ यूथ ऑन डेमोग्राफिक चार्ट एनी कंट्री कैन राइड, कॉमा लगाते, एनी कंट्री कैन राइड ऑन हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ये भी सही है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ये तुम्हारी चॉइस है, तुम कैसा लिखना चाहते हो। बट समटाइम्स द यूथ में कॉज बिग डैमेज, लेकिन कभी कभार जो यूथ हैं वो डैमेज कर सकते हैं टू द, देखो यहां पे टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इन्फिनिटिव फेस पढ़ा है, 2 + V1, मगर अगर टू और द आ रहा है इसका मतलब यहां पे नाउन आएगा, क्योंकि नाउन से पहले ही क्या कहते हैं, आर्टिकल लगते हैं। तो ये जो टू है वो है प्रीपोजिशन, टू द आर्टिकल आ गया, इसका मतलब यहां पे एक नाउन आनी चाहिए। अब ये बताओ यहां सेंस क्या निकल रहा है, क्या डैमेज कर सकते हैं बताओ नेशन का, बड़ा सोचो थोड़ा सा, क्या डैमेज कर सकते हो? वेल्थ, पैसा डैमेज कर सकते हो, बिल्डिंगें डैमेज कर सकते हो, रोड डैमेज कर सकते हो, और बड़ा क्या कर सकते हो सोचो। अब ऑप्शन देखते हैं, इतना सोच लिया, अब ऑप्शन देखो। डैमेज टू द एसेट्स ऑफ अ नेशन, जो उसके एसेट्स हैं मतलब मेट्रो, रेलवे, उनको डैमेज कर दो, इतना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं लग रही। प्रॉपर्टी, देखो वही सिनोनिम आ रहा है। रेपुटेशन, ये थोड़ा सा अलग आया, उसकी रेपुटेशन को खराब कर सकते हो, उसकी इमेज को खराब कर सकते हो तुम वर्ड में। वेल्थ, फिर देखो, फिर वही, मतलब एक चीज क्या दिखती है बार बार ऑप्शन में देखने में, कि 2 या 3 वर्ड एकदम सिनोनिम होंगे, या 2 वर्ड सिनोनिम होंगे, एक एकदम अलग मीनिंग दे रहा होगा और एक ही फिट बैठ रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पे होगा रेपुटेशन, क्या होगा, रेपुटेशन। क्यों होगा? क्योंकि टू यहां पे प्रीपोजिशन था, द यहां पे द रेपुटेशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट था। ये ग्रामर वाला हो गया, समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं यहां से, एंड ऑल्सो मे बिकम बिगेस्ट थ्रेट, यहां पे एक गलती है, मे बिकम द बिगेस्ट थ्रेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिग, बिगर, बिगेस्ट एडजेक्टिव की फॉर्म याद है, बिग पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, ठीक है। यहां पे ये आया तो अभी ये बात कर ली है, कभी कंपैरेटिव की बात कर लेंगे, फिर पॉजिटिव की बात कर लेंगे। एंड ऑल्सो मे बिकम, अब देखो यहां पे जो मे है ना वो क्या है, मॉडल वर्ब है, इसीलिए बिकम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये मॉडल वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मे बिकम द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंट्री इटसेल्फ, और वो बिगेस्ट थ्रेट बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं कंट्री के लिए ही। इफ द यूथ गेट मिसगाइडेड विद रॉन्ग ह्यूमन प्रिंसिपल, एंड क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या हो गया, मतलब एक तरीके से जो उसके रूल हैं, जो उसके मोरल हैं, ठीक है। फोर्थ क्या होगा बताओ, रॉन्ग ह्यूमन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहां पे क्या है, नाउन है। मैंने बताया था एंड जो वो पैरेललिज्म फॉलो करता है, यहां पर भी क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। सुपरस्टिशन मतलब आडंबरकारी नहीं, सिस्टम कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। गट, गट का क्या मतलब होता है, देखो गट अगर आप एज अ नाउन लोगे ना तो इसका मतलब होता है आंत, कभी कभार यूज होता है, और अगर एज अ वर्ब लोगे तो इसका मतलब होता है कि अंदर से किसी को डैमेज कर दिया। मान लो बम चलाया, फायरिंग करी, तो वो जो बिल्डिंग है वो अंदर से डैमेज हो गई, तो उसको बोलते हैं गट। यहां पे ये मीनिंग नहीं आ रही। अभी इसको मैं बताता हूं कि कैसे डील करना है ऐसे। बिलीफ, आपका जो बिलीफ है, ठीक है, आप जिस पे ऊपर विश्वास रखते हो, जिन मोरल्स के ऊपर, तो वो यहां पे सही लग रहा है। आ रही ना मीनिंग, रॉन्ग ह्यूमन प्रिंसिपल एंड बिलीफ। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो गट है, मान लेते हैं कि हमें एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें आप? देखो ऐसे में रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, मगर 4 जो ऑप्शन आपने जब देखा
तो आप एकदम 100% श्योर हो कि यार ये मतलब 99.99% ये होगा, तो टिक मारो, टिक मारो, ठीक है, डरो मत। इसकी प्रैक्टिस कब करोगे? अभी करोगे, लेक्चर खत्म होने के बाद मॉक में। तुम अभी 1 महीना बचा, हम लोग कितना भी पढ़ लें पूरा कवर नहीं कर पाएंगे ना। थोड़ा सा रिस्क लो। अगर तुमने कहीं पढ़ा है तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तुम्हारे क्या कहते हैं क्लिक करेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। 5 में से 5 कोशिश करो अभी मॉक में। यहाँ पर अगर देखो 3 सही बैठ रहे हैं 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, तो रिस्क लो। क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 2 गलत कर रहे हो, तो डिसएडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे तो ये 2 तो गलती हो गए थे, और जब 2 बचे तो ये एकदम श्योर लग रहा था, इसलिए 4th वाला लगाएंगे। ठीक, वाई दे कैन डू सो, वो ऐसा क्यों कर सकते हैं? इज नॉट डिफिकल्ट टू गेस, ऐसा गेस करना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? इट इज बिकॉज, क्योंकि द यूथ हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनके पास बहुत सारी ऊर्जा है। देखो, हैज, ह्यूज, ह्यूज, अमाउंट, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अमाउंट क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसा अमाउंट? ये ऑफ एनर्जी क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। किसके लिए? अमाउंट के लिए। ह्यूज अमाउंट, किसका अमाउंट? एनर्जी का। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एम्बिशन, ये पूरा ही है। एम्बिशन, इसको मिला लो एडजेक्टिव फ्रेज में यहां तक। ऑफ एनर्जी, एम्बिशन, न्यू आइडियाज, स्काई राइजिंग, पोटेंशियल, एक्सेट्रा। देखा कैसे, किस तरीके से पूरा यहीं तक था, मतलब यहीं तक था, और एक एडजेक्टिव फ्रेज करके कितना लंबा सेंटेंस बना दिया यहां से यहां तक। ऐसे बनाए जाते हैं लंबे सेंटेंस। तो कह रहा है कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा है, एम्बिशन है, मतलब लक्ष्य है उनके पास, न्यू आइडियाज, बहुत सारे न्यू आइडियाज हैं, बहुत ज़्यादा स्काई राइजिंग, मतलब एक रॉकेट की तरह जो ऊपर जा रहा है, उतना पोटेंशियल है उनके अंदर। इफ दीज अप्लाइड बाई देम, इन प्रीपोजिशन आ गया, अगर इन सारे पोटेंशियल को अप्लाइड कर दिया जाए उनके द्वारा, इन सेंस, ये क्या है? नाउन है, इनका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जब यहां पे नाउन आ गया तो यहां पे एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन इट कैन रिजल्ट द निगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ पॉजिटिवनेस एंड गुडनेस। अब बताओ, यहां तक मैं ग्रामर नहीं पूछ रहा हूं, मीनिंग बताओ कि यहां पे इन के बाद क्या आएगा। अगर ये अप्लाई कर दिए जाए, मैं हिंदी बता रहा हूं, तो हमें निगेटिव इंपैक्ट दिखने को मिलेंगे पॉजिटिवनेस के, मतलब पॉजिटिव की चीज़ों के और अच्छाई चीज़ों के। अगर इनको किस सेंस में अप्लाई किया जाए कि अच्छाई की और पॉजिटिव थिंकिंग की जो इम्पैक्ट है वो नकारात्मक हो जाए, निगेटिव हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? इतना समझ में आया? कुछ समझ में आया दिमाग में? अब ऑप्शन देखो। देम इन निगेटिव सेंस में अप्लाई करें कि पॉजिटिव सेंस में, कि न्यूट्रल, कि इमोशनल। अब इमोशनल तो हो नहीं सकता, भावनात्मक रूप से नहीं, न्यूट्रल भी नहीं, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव। अब बताओ कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? अगर हम निगेटिव इंपैक्ट चाहिए ना, किसका? गुडनेस का और पॉजिटिवनेस का, तो निगेटिव करो। इन निगेटिव सेंस, अगर हम उन शक्तियों को निगेटिव कहते नहीं, अगर हम तमराज किल्लुश के लिए यूज कर लें, शक्तिमान जब आता था उसके लिए यूज कर लें, तो वो अच्छाई की और जो पॉजिटिवनेस है समाज में, वो उसमें निगेटिव इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, तो ये यहां पे क्या होगा? निगेटिव सेंस। रीसेंट, जो अभी हुए हैं, रीसेंट फ्यू अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैव कंप्लीटली, देखो इवेंट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई। हैव कंप्लीटली हैमर्ड, ये मेन वर्ब है, कंप्लीटली एडवर्ब बीच में आई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। आर फीलिंग्स, हैमर्ड मतलब झकझोर दिया गया है। जो अभी अभी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, रीसेंट फ्यू अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो हुए हैं, उसने हमारी फीलिंग्स को झकझोर दिया है। एंड इम्प्रिंटेड इट, और उन जो इवेंट्स हैं वो हमारे दिमाग में एक तरीके से छप गए हैं। इन आर, इम्प्रिंटेड इन, प्रिंट कर दिया, इन आर माइंड सच दैट, उसका फिर रिजल्ट है कि उसकी वजह से, सच दैट हैप्पीनेस ऑफ दिस
बैड इवेंट्स, अब यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए, हैप्पीनेस तो आएगा नहीं, ऑफ दिस बैड इवेंट इज नॉट गेटिंग इरेज फ्रॉम आवर माइंड, मतलब जो अभी अभी जो इवेंट्स हुए हैं उसने हमारे दिमागों को दिमाग फीलिंग्स को ऐसा झकझोर दिया है और हमारे दिमाग में ऐसी प्रिंट कर दी है इमेज कि अब हम उसको अपने दिमाग से मिटा नहीं पा रहे हैं। किस चीज़ को? सच दैट, हैप्पीनेस को नहीं, हम मिटाना चाहते हैं क्या अपनी खुशियों को? नहीं। एग्नी का मतलब क्या होता है? पेन, डीप पेन, गहरा सीवियर पेन। कंफर्ट, कंफर्ट तो पता ही है सबको, आराम। सोलेस, सोलेस का मतलब भी कंफर्ट होता है, ठीक है, सोलेस का मतलब भी यही होता है, सिनोनिम है दोनों। तो यहां पे क्या आएगा? एग्नी। और दूसरी बात है यहां पे लोग सोचे, देखो ये जो सच दैट है ये एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, मतलब दूसरे क्लॉज को जोड़ रहा है दूसरे क्लॉज से, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यहां पे ऑफ दिस बैड इवेंट दिया हुआ है, अब दिमाग लगाओ, ये या तो एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है या फिर एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। आगे वर्ब लगी हुई है, अरे तो भैया यहां पे सब्जेक्ट डालो ना, इज नॉट गेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस है, इसका मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा तो नाउन आएगा। तो यहां पे ये नाउन ऐसे भी पता कर सकते हो, ये देखो नाउन है। इस तरीके से पढ़ के तुम वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच भी पता कर सकते हो। समझ में आई बात? रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या आएगा? एग्नी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैडली नरिश्ड यूज माइंडसेट, ये एक एग्जाम्पल है ऐसे यंग माइंडसेट का जो कि जिसको बहुत खराब वो मिला है, संस्कार मिले हैं, ठीक है। बैडली नरिश्ड यूज माइंडसेट दैट क्रिएटेड प्रीमीडिएटेड ऑफेंडिंग, ये वो, इसका क्या मतलब है कि जो लोग प्रीमीडिएटेड मतलब प्लान बना के कोई क्राइम करते हैं, ये उस तरीके का दिमाग का एग्जाम्पल है। इट इज वेरी मच कंपल्सरी टू डेवलप देम डैश डायरेक्शन, देख लो भाई, इन आया, इनका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया है, ये बहुत जरूरी है कि उनको हम डेवलप करें। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम वेरी बिगनिंग, एकदम शुरुआत से ही, ऑफ देयर स्कूलिंग पीरियड। देखो ये नाउन है, ये भी नाउन है, इसको जेरेंड मत समझ लेना, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मत समझ लेना। ये स्कूलिंग का मतलब है कि ड्यूरेशन, किस पीरियड में? स्कूल के पीरियड में। कह रहा है ये बहुत जरूरी है कि हम उनको डेवलप करें डैश इस डायरेक्शन में, एकदम शुरुआत से ही, स्कूलिंग पीरियड से ही। क्या होना चाहिए यहां पे? ऑप्शन देखते हैं। इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में हम उनको डेवलप करें? नहीं। स्ट्रेट डायरेक्शन? नहीं। राइट डायरेक्शन? हाँ ठीक है, ये सही है। इन राइट डायरेक्शन, टू डेवलप इन राइट डायरेक्शन। टुडे आई फील द स्कूल्स आर मोर बिजी टू प्रोड्यूस गुड प्रोफेशनल। मुझे आज ऐसा लगता है कि जो स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अच्छे प्रोफेशनल पैदा करने में। प्रोफेशनल, ये बात समझो। बट दीज प्रोफेशनल समटाइम्स मे नॉट बी गुड ह्यूमन बींग, मगर लेकिन कभी कभार ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ये अच्छे इंसान नहीं होते। इट इज बिकॉज द स्कूल्स आर पेइंग लेस अटेंशन टूवर्ड्स ह्यूमन वैल्यूज लर्निंग। ऐसा इसलिए है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, टेंस देखो यहां पे स्कूल्स लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आया है, इसीलिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आती है। आर पेइंग लेस अटेंशन, कम अटेंशन दे रहे हैं किधर? टूवर्ड्स ह्यूमन वैल्यूज लर्निंग, मतलब ह्यूमन वैल्यूज को लर्निंग को सिखाने में वो कम अटेंशन दे रहे हैं आजकल। लिटरेचर आर बिकमिंग, जो लिटरेचर है, लिटरेचर क्या हो गई? जो हमारा सिलेबस है, हमारा कोर्स है, हमारी किताबें हैं, या फिर हमारे पास जितने भी लिटरेचर हैं वो बन रहे हैं। अब तुम सोचो क्या होने वाला है। जो स्कूल तुमको ह्यूमन वैल्यूज ना सिखा पाए, जो गरीबों की मदद करना ना सिखा पाए, ठीक है, जो तुम्हें अहंकारी बनाए, वो स्कूल और वैसे लिटरेचर, वैसी किताबें क्या होनी चाहिए? अब बनी निगेटिव इमेज। अब ऑप्शन देखो, लिटरेचर आर बिकमिंग रिच, अमीर हो रही है, मतलब बहुत रिच है मटेरियल में, नहीं।
बहुत हाई क्लास लिटरेचर है? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है? नहीं। लिटरेचर आर बिकमिंग पुअर, लिटरेचर जो है वो दिन में दिन खराब होती जा रही है, ये मतलब है। यहाँ पे गरीबी नहीं मतलब है कि गरीब है, या ना यहाँ पे रिच का मतलब दिन में दिन अच्छी होती जा रही है, यहाँ पे ये मतलब निकल रहा है लिटरेचर आर बिकमिंग पुअर, दिन में दिन खराब होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको ह्यूमन वैल्यूज नहीं सिखा पा रही हैं आज की क्या कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है। एवरीबडी, हर कोई, जैसे हम लोग, आर बिजी इन कॉम्पिटिशन, सब लोग बिजी हैं जैसे अभी हैं, एंड ट्राई टू राइड ऑन द टॉप इन एवरी कॉम्पिटिशन, और हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हर कॉम्पिटिशन में टॉप करें। बट नो बडी आर रेडी, मगर कोई रेडी नहीं है टू फर्स्ट बिकम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, कि कोई भी अच्छा इंसान बनना नहीं चाहता विद हाई। अब सोचो क्या होगा, अच्छा इंसान के अंदर क्या होता है, सोचो। और वैसे भी यहां पे विद आ गया, प्रीपोजिशनल है, हाई यहां पे एडजेक्टिव है, तो यहां पे एक नाउन आना चाहिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब देखो, विद हाई एथिक हो सकता है, विद हाई थिंकिंग, देखते हैं इसको क्या निकलता है। एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब तो होता है विद हाई एस्पिरेशंस, कि आप कहीं बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। विद हाई ड्रीम्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। थिंकिंग और एथिक्स में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर एक बात बताओ, पहली बात ये एथिक नहीं होगा, ये एथिक्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा संस्कार का ही आ रहा है, मोरल का पूरा आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक संस्कार की बात की जा रही है। ह्यूमन विद हाई एथिक्स या फिर हाई थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब ये हो सकता है कभी कभार कि आप कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हो, ठीक है। हाई थिंकिंग का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में सोच सकते हो, मगर जब एथिक्स की बात आती है तो वो मोरल से जुड़ता है। यहां पे देखो मीनिंग कैसा निकल रहा है पूरे सेंटेंस का, वो बार बार चिल्ला के पैसेज बोल रहा है कि मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं, तो तुम एथिक्स लगाओ, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो एथिक्स लगाओ, विद हाई एथिक्स। इट वॉज अ टाइम वेन टीचर, एक टाइम था वेन टीचर्स वर गेटिंग रेस्पेक्ट एवरीवेयर, जब टीचर्स को हर जगह रेस्पेक्ट मिलती थी। विद हाई मोरल एंड इथुसियाज्म, पूरे मोरल के साथ और पूरे उत्साह के साथ। एंड कंजंक्शन, अब देखो ये क्लॉज हुआ खत्म। इट वॉज अ टाइम व्हेन टीचर्स वर, ये व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है जो इस क्लॉज से जोड़ रहा है। देखो कितने कंजंक्शन आएंगे। टीचर, ये एक सेंटेंस अलग है, इट वॉज अ टाइम, एक टाइम था, फिर व्हेन कंजंक्शन आया, फिर एक क्लॉज स्टार्ट हुआ, टीचर्स वर गेटिंग रेस्पेक्ट। अब इसको, ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, टीचर्स वर गेटिंग रेस्पेक्ट एवरीवेयर, हर जगह, विद हाई मोरल, ये खत्म हुआ, फिर एक कंजंक्शन आया, इंथुजियाज्म, फिर एक कंजंक्शन आया, फिर एक क्लॉज स्टार्ट हुआ, ह्यूमन एथिक्स वॉज रूलिंग द होल सोसाइटी, तब सेंटेंस खत्म हुआ। देखा, कंजंक्शन से फिर लगाया क्लॉज, कंजंक्शन से फिर लगाया क्लॉज, ऐसे सेंटेंस बड़े होते हैं। ऐसे आप भी अपने ऐसे राइटिंग में कर सकते हो जब कभी मन करे तो। एंड ह्यूमन एथिक्स वॉज रूलिंग द होल सोसाइटी, मतलब कह रहा था कि एक समय ऐसा था जब टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, और ह्यूमन एथिक्स जो थे, जो हमारे संस्कार थे, वो पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में अपना वर्चस्व लहरा रहे थे, रूल कर रहे थे। बट टुडे, लेकिन आज हम देखते हैं ऐसा है, टुडे मनी इज रूलिंग द माइंड सेट ऑफ द पीपल, जो पैसा है वो लोगों के ऊपर राज कर रहा है। हम लोग के दिमागों में इस समय सिर्फ पैसा ही भरा हुआ है। एंड गुडनेस ऑफ द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो अच्छाई थी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की, इज क्राइंग डैश कॉर्नर। अब ये बताओ, जो अच्छाई थी जो रो रही है, वो कैसे कोने में पड़ी होगी? किसी कोने में पड़ी होगी ना। तुम रोते हो, चलो तुम नहीं रोते हो, मूवी में कोई रोता है तो वो कैसे बैठता है, सोचो। जब रोता है आदमी तो कहां पे जाके छुपता है? इतना समझ में आया? अब देखो ऑप्शन, ये ब्राई नहीं होगा, ब्राइट होगा। ब्राइट कॉर्नर में सबके सामने लाइट वाइट खोल के अच्छे तरीके से रोते हो? नहीं। लाइट कॉर्नर तो कुछ होता नहीं। बीम कॉर्नर, बीम का कॉर्नर, ये भी नहीं होता कुछ। डार्क कॉर्नर, तुम कहाँ बैठते हो? अंधेरे के कॉर्नर में जाके बैठ जाते हो और रोते हो कि कोई देख ना ले और तुम रो भी लो। इस तरीके से तुम अपनी लाइफ को जोड़कर क्लोज टेस्ट सही कर सकते हो, ठीक है।
तो अब सेकंड क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई, मुझे लगता है आधा घंटा हो गया होगा। होम इज़ द फर्स्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन। देखो पहली लाइन पढ़ते ही, जैसे ही तुम एग्जाम में बैठे हो और ये क्लोज टेस्ट तुम्हारे सामने आया, पहली लाइन पढ़ते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो क्लोज टेस्ट है वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है। और इससे होम और फर्स्ट प्लेस से ये समझ में आया कि जो एजुकेशन घर से स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस देख के ये समझ में आया कि जो पैसेज है वो प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब आगे अगर जो भी वर्ब आएगी वो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, इन सब में प्रेजेंट वाली वर्बें आएंगी। हैज़ हो गया, हैव हो गया, या फिर इज हो गया, एम हो गया, या फिर जितनी भी, मतलब कोई भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आनी है अगर वर्ब का फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भरना पड़ा। ये चीज़ हो गई। जब तक कोई एकदम पास्ट का इंसिडेंट की बात ना आ जाए तब तक हम प्रेजेंट वाली ही वर्ब भरेंगे अगर आती है तो। दूसरी चीज़, दिमाग में एजुकेशन की ब्रॉड व्यू लाओ, व्यापक थिंकिंग लाओ, अपनी सोच को बढ़ाओ, सिर्फ छोटे सी नहीं, जितना सोच सकते हो उतना सोचो। उसके बाद ऑप्शन जो है उसमें क्लियरिटी नजर आएगी। ठीक, अब स्टार्ट करें। होम इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन। होम जो है वो हमारी एजुकेशन का पहला घर, पहला प्लेस होता है। ठीक है, मतलब हम घर से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। एंड पेरेंट्स आर, यहां पे है फिल इन द ब्लैंक्स, टीचर इन एवरी वंस लाइफ। और जो हमारे माता पिता होते हैं, समझ में आ रहा है आगे अभी कि वो हमारे टीचर होते हैं, सबकी लाइफ में टीचर होते हैं। वो कैसे टीचर होते हैं समझ में आना चाहिए तुम्हें। अब जहां पे एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, एक चीज देखो, ये है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये ऑफ एजुकेशन प्लेस के बारे में बता रहा है, कैसी प्लेस। ठीक है, एजुकेशन की प्लेस, इसका मतलब एडजेक्टिव फ्रेज है ये। तो ये एक क्लॉज है। यहां देखो फिर से पेरेंट्स आर लग गया, अब आगे ये टीचर है, ऑब्जेक्ट आ गया, इन एवरीवन्स लाइफ। दो क्लॉजेस दिखे, इसीलिए कहा जाता है जो एंड है वो पैरेललिज्म फॉलो करता है। इधर भी क्लॉज, इधर भी क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब है। बात समझ में आ गई। प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड पेरेंट्स आर, क्या होगा? अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पेरेंट्स आर द फर्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, आखिरी तो हो नहीं सकते। प्रायर क्या होता है? ये सब क्या एडजेक्टिव है? अभी बताता हूं ये कैसे एडजेक्टिव है। प्रायर तो नॉर्मल वाला एडजेक्टिव है। इंटरमीडियरी, ये क्या होता है? जैसे बिचौलिया नहीं होता है जो बीच में होता है, कि आपको जैसे मान लो ज़मीन खरीदनी है तो मेन आदमी के बीच में और आपके बीच में एक आदमी होता है, मध्यस्थता कराता है, वही चीज़ है ये। तो ये भी नहीं होगा। क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर इन एवरीवन्स लाइफ। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? एक एरर है। पेरेंट्स आर द फर्स्ट, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एडजेक्टिव बहुत टाइप के होते हैं, किताबों में पढ़ा ही होगा। ठीक है, आज हम दो तरीके के एडजेक्टिव की बात करेंगे। एक होते हैं कार्डिनल, रूल याद आया? कार्डिनल सुल के, कार्डिनल एडजेक्टिव, और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे 1, 2, 3, ठीक है, जितनी गिनती आती हो तुम्हें। और ये ऑर्डिनल क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगता है, कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब यहां पे यही चीज हुई है। होम इज द फर्स्ट प्लेस, देखो ऑर्डिनल एडजेक्टिव आया, द लगा हुआ है। अगर जब तुम भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव लगा रहे हो टीचर के लिए तो द लगाओ। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर इन एवरीवन्स लाइफ। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी गेट फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम आवर होम, स्पेशली फ्रॉम आवर मदर। हमारे चाइल्डहुड में हमें पहला इंप्रेशन, जो पहली एजुकेशन की जो इमेज पाई हम लोग ने, वो हमारे घर से ही पाई। स्पेशली किससे? मदर से। माँ ही होती सबकी पहली जो टीचर होती है। आवर पेरेंट्स लेट अस नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ
एजुकेशन इन द लाइफ। हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया कि क्या होती है इंपॉर्टेंस एजुकेशन की हमारे लाइफ में। ये एजुकेशन है, ऑफ प्रीपोजिशन लग गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। सेकंड वाला देख लेते हैं, ऑफ वास्ट एजुकेशन। देखो ये सब एडजेक्टिव हैं, गुड हो गया, ये भी सब एडजेक्टिव हैं। वास्ट एजुकेशन हो सकता है यहाँ पे? नहीं हो सकता। फैले हुए एजुकेशन नहीं, वास्ट का मतलब होता है फैला हुआ, नहीं। गुड, हाँ गुड हो सकता है। बैड और वर्स्ट तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव है। देखो बैड हो गया पॉजिटिव डिग्री, वर्स हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में बात करेंगे आगे जब ये आएगा, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री कैसे यूज होती है, उसके जब आगे आएगा ना किसी पैसेज में, तभी उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, गुड एजुकेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सेकंड तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल थे। देखो मैं स्पेशली उन लोगों से कह रहा हूँ जो स्टेनो का पेपर देने वाले हैं, काफ़ी इजी आता है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम है जैसे सीजीएल में, वहाँ पे थोड़ी सी टफ वोकैब आ जाती है, मगर यहाँ पे नहीं है ऐसा। इसलिए क्लोज टेस्ट सारे सही होने चाहिए, 10 out of 10। When we become 3 or 4 years old, we sent to the school। हम स्कूल भेज दिए गए थे, किसके लिए? फॉर द प्रॉपर अब ये देखो, ये जो फॉर है प्रीपोजिशनल, ये स्कूल के बारे में नहीं बता रहा है, ये बता रहा है किस लिए तुम भेजे गए थे, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। फॉर द प्रॉपर रेगुलर एंड, अब ये प्रॉपर रेगुलर एंड क्या आएगा यहाँ पे? रेगुलर क्या है, एडजेक्टिव है, प्रॉपर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एंड के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। देखो स्टडी भी लगा हुआ है, एक तो नाउन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए। देख लेते हैं थर्ड वाला, रेगुलर एंड किसके लिए भेजा था? प्रॉपर स्टडी करने के लिए, प्रॉपर ठीक से, रेगुलर डेली, एंड ऑब्जेक्शनल का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शनल का मतलब होता है कि आप किसी का विरोध करें, ऑब्जेक्ट करें। रिलेशनल, रिश्तों से संबंधित की स्टडी नहीं। देखो एल लगा हुआ है तो पक्का ये एल जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। सीक्वेंशियल, अब सीक्वेंशियल का मतलब होता है कर्म, एक एक कर्म से, पहले ये वो नहीं है, याद है फेमस डायलॉग, क्रोनोलॉजी समझिए जरा, तो वही सीक्वेंशियल है ना यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल, संसद से रिलेटेड स्टडी नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, सीक्वेंशियल। समझ में आई? आसान है ना? अगर तुम हिंदी भी अगर वहाँ पे मीनिंग निकाल ले गए ना, पूरा सेंटेंस मत, हल्का सा एक बार जल्दी पढ़ा तो सीधे वहीं फिल इन द ब्लैंक्स वाले में ही कंसंट्रेट करना होता है, आराम से नहीं पढ़ना होता क्लोज टेस्ट। मैं आपको एक बार बताऊं, जब मैं सॉल्व करता हूं ना, या करता था, मैं कभी भी एक आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि फोकस कहाँ डालना है, फोकस यहाँ डालना है। फोकस अगर यहाँ से है तो मैं फोकस यहाँ से, जो फुल स्टॉप से यहाँ तक डालूंगा। एक बहुत तेज़ी से नज़र जाती है पूरे पैराग्राफ में, उससे पहले बहुत डिटेल के चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ मैं, उससे क्या होता है, टाइम बचता है। तो यहां तक हो गया। अब देखो वेयर आया, कंजंक्शन, अब कंजंक्शन आया तो अब एक क्लॉज और स्टार्ट होगा। वी सेंट टू द स्कूल फॉर द प्रॉपर रेगुलर एंड सीक्वेंशियल स्टडी वेयर वी हैव टू गिव। अब देखो ये जो वेयर लगा हुआ है ना, ये स्टार्ट कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं आपसे बोलूं इतना, वी हैव टू गिव मैनी एग्जाम, हमें बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते थे, एंड देन वी गेट अ पास सर्टिफिकेट फॉर 1 क्लास, उतना पूरा प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलूं आपको, वी सेंट टू द स्कूल फॉर द प्रॉपर रेगुलर एंड सिक्वेंशियल स्टडी, हमें स्कूल भेजा गया था ठीक से पढ़ाई करने के लिए, रेगुलर जाने के लिए और क्रम वाइज पढ़ाई करने के लिए, पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, पूरा मीनिंग आ रहा है। इसीलिए ये वेयर कंजंक्शन जैसे आया, इसने ये वाला क्लॉज डाला। वी हैव टू गिव, क्लॉज मतलब जो सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी होते हैं। वी हैव टू गिव मैनी मार्क्स एंड देन वी गेट अ पास सर्टिफिकेट फॉर 1 क्लास, हमें बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते थे और उसके बाद हमें पास सर्टिफिकेट मिलता था 1 क्लास का। स्लोली वी अहेड बाई पासिंग 1 and 1 by class until we get passed successfully till 12th standard। हम धीरे धीरे पास करते गए। अब देखते हैं यहाँ 4th वाले में क्या आता है, स्लोली। अब ये बताओ यहाँ पे वेंट आएगा, गोज आएगा, गोइंग आएगा, गो आएगा।
अभी तो मैंने बताया था कि आपको वो देखना है कि पैसेज किस में है, प्रेजेंट में। हाँ, प्रेजेंट में चल रहा था। यहाँ बात किस में हो रही है, अब ये बता दो मुझे क्या होगा। स्लोली वी गोज तो आएगा नहीं, गोइंग तो आएगा नहीं। अब या तो गो आएगा, क्यों गोइंग नहीं आएगा? गोइंग एक तो वी वर गोइंग ऐसे बोल सकते हो, वी आर गोइंग ऐसे बोल सकते हो, बिना क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब की गोइंग लगा दोगे, नहीं लगा पाओगे। तो गोज और गोइंग तो हट गया तुरंत। जो फालतू का ऑप्शन है उनको तुरंत काटा करो। अब चक्कर है वेंट और गो का। अरे तुम स्कूल गए थे ना, वो बोला था हम गए थे, तो यहाँ पे पास्ट लगाओ। जो चीज़ पहले हो चुकी है, एकदम कंफर्म है, वी बात कर रहा है, राइटर वी बात कर रहा है, हम सबको इंक्लूड कर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस लगाओ। तो वी वेंट अहेड बाई पासिंग 1 by 1 क्लास until we get passed successfully till 12th standard। समझ में आई बात? देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेटिंग एडमिशन। अब ये बात हो गई, जैसे मान लो किसी को IIT जाना तो उसने IIT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, किसी को लॉ करना है तो लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। देन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गेटिंग एडमिशन। फॉर गेटिंग क्या है, ये जेरेंड है, और ये एडमिशन क्या है, जेरेंड का ऑब्जेक्ट है। फॉर गेटिंग एडमिशन टू द टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री विच इज कॉल्ड एज। अब ये बताओ हम लोग 12th के बाद क्या पढ़ाई करते हैं? सेंटेंस मत देखो, इतना पढ़ लिया, क्या बोलते हो 12th के बाद की पढ़ाई को, क्या बोलते हो बताओ? अब ऑप्शन में देख लो, दिमाग में आ गया होगा। हायर सेकेंडरी वोकेशनल प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ठीक होता है, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। वोकेशनल का मतलब क्या होता है? ये तो वर्क से, प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी तो क्लास 12th के बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। हायर एजुकेशन बोलते नहीं, अरे गुप्ता जी का लड़का हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गया है। देख रहे हो बात को? जो बातें हमारी अगल बगल होती हैं उसी से रिलेटेड वर्ड उसी पैसेज में फिट होंगे। तो यहां पे क्या होगा, हायर स्टडी। ठीक, हायर स्टडी। अब देखो यहां पे हायर स्टडी यूज किया, अब फिर से उसने यूज कर दिया, तो यहां से भी आइडिया आना चाहिए था। हायर स्टडी इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है। फॉर ऑल, सबके लिए। टू गेट, किस लिए जरूरी है? इज वेरी नेसेसरी, किस चीज के लिए जरूरी है? टू गेट गुड एंड जॉब इन द लाइफ। अब ये जॉब कैसी जॉब? जॉब तो नाउन हो गया, नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, जो कि पहले 6th वाले में भरवा रहा है तुमको वो। अब कैसा देख लेते हैं ऑप्शन में। मैकेनिका, ये क्या होता है? मैकेनिकल जॉब मतलब मशीन से। एक नहीं, मैकेनिकल ब्रांच बीटेक में होती है, तो वो क्या होता है, मशीन लर्निंग ही होती है ना, कि अलग अलग मशीनों को वो पढ़ते हैं, तो वो मैकेनिकल ब्रांच होगी। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, मैकेनिकल जॉब कैसे हो सकती है? टेक्निकल, पता नहीं, हमें नहीं पता अभी। सोशल जॉब। इकोनॉमिकल तो नहीं हो सकता, ये तो मतलब बचत वाली जॉब, ऐसी कौन सी जॉब होती है? सोशल, सामाजिक जॉब। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो हायर एजुकेशन की, उसके बाद तुम कौन सी जॉब करोगे? सोशल वर्क करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, मतलब लोग करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ की बात की जाती है, ठीक है। टेक्निकल जॉब। अब देखो टेक्निकल और मैकेनिकल का कोई मतलब बन नहीं रहा है यहाँ पर, मगर हम लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, अरे टेक्निकल की बात ज़्यादा करते हैं ना। खुद सोचो, कभी सुना है कि मैकेनिकल जॉब कर रहा है ये? अरे ये टेक है, ये नॉन टेक है। टेक का फॉर्म निकला है, नॉन टेक का फॉर्म निकला है। तो जो चीज़ हो रही है समाज में, वैसा जॉब यहाँ पे वर्ड डालो, टेक्निकल, जो ज़्यादातर सुनते हो, तो टेक्निकल। इसलिए मैकेनिकल को हटा दिया गया। अगर कोई एकदम पीछे पड़ जाए, नहीं सर यहाँ पे मैकेनिकल जॉब होना चाहिए, मुझे तो मैकेनिकल जॉब चाहिए, इसका कोई आंसर नहीं है, कोई किताब आंसर नहीं दे पाएगी, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। वी बिकम अ वेल एजुकेटेड पर्सन। हम बहुत ही एजुकेटेड पर्सन बन गए इन द लाइफ बाय द एफर्ट्स ऑफ आर पेरेंट। किसकी एफर्ट से? हमारे पेरेंट्स की एफर्ट से, और जो हमें स्कूल में टीचर्स मिले उनकी मदद से। अब ये देखो, ये जो लाइन है, इसमें तुम्हें एक बार तुमने सट्टे से पढ़ा, बहुत तेजी से पढ़ के निकल गए। यहां पे तुमको क्लोज टेस्ट नहीं भरना है, बस तुमको आइडिया लेना है कि बात क्या हुई है, क्यों बात हुई, क्योंकि अपनी थिंकिंग को तुम बढ़ा सको जब आगे का ऑप्शन देखो। तो बस खत्म करो यहां पे। दे आर रियल वेल विशर्स, ये हमारे सही में वेल विशर्स हैं, ये हमारा अच्छा चाहते हैं। ऑफ अस, हु हेल्प अस इन, किसमें?
हु हेल्प, उन्होंने किस में मदद की थी हमारी? सेटिंग आर लाइफ टूवर्ड सक्सेस, हमारी लाइफ को सेट करने के लिए। चलो देख लेते हैं, हो सकता है भाई किसी के दिमाग में आ रही हो बात। अब सब में आईएनजी क्यों लगाया पता है? क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने जेरेंड लगा दिया बस। ग्रीविंग, ग्रीव का मतलब पता है क्या होता है? ग्रीव वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? दुखी होना, दुखी होना, तो ग्रीविंग, तो ये तो नहीं आ सकता। लीडिंग, लीड करना, लीडिंग आर लाइफ टूवर्ड सक्सेस, अपनी लाइफ को हम लीड करते हुए किधर ले जाएंगे? टूवर्ड सक्सेस, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। रीडिंग, हेल्प अस इन रीडिंग आर लाइफ, यहाँ पे ये कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। हम ये कोई इमोशनल सीन थोड़ा चल रहा है कि मैं अपने जीवन को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है, उसके बाद पढ़ाई की, उसके बाद सक्सेस की, सीक्वेंस समझो। ये नहीं, सेटिंग नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा। अब सेटिंग, अब मुझे तुम खुद बताओ, तुमको क्या सही लगा? लीडिंग सही लगा कि सेटिंग सही लगा? लीडिंग सही लग रहा है ना, सेटिंग नहीं सही लग रहा है। अपनी लाइफ को सेट कर देंगे सक्सेस की तरफ, नहीं, हम अपनी लाइफ को लीड करेंगे सक्सेस की तरफ, इसलिए लीडिंग सही है। ठीक है, नाउ अ डेज मैनी गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स, गवर्नमेंटल क्यों हुआ, गवर्नमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोग्राम्स नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए उससे पहले। बता रहे कैसे प्रोग्राम, गवर्नमेंटल प्रोग्राम। मैनी गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू डैश एजुकेशन सिस्टम, बहुत से जो गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए, मतलब लागू किए गए एजुकेशन सिस्टम को क्या करने के लिए? टू क्या करने के लिए? सोचो, ऑप्शन देखो। ग्लांस, देखो टू लगा है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो सभी वर्ब मान लो। ठीक है, ग्लांस मतलब होता है झलक देना, झलक देने के लिए एजुकेशन को। हटाओ। एडवांस, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर है, ऐसा भी नहीं आ रहा मीनिंग। ये तो दो तो तुरंत कट गए। अब फोर्थ बचा और टू बचा, इनहैंस। अब तुम खुद बताओ, टू एडवांस द एजुकेशन, एडवांस आगे बढ़ना होता है, और इनहैंस का मतलब होता है इंप्रूव करना, बढ़ना, बेहतर करना। अब तुम बता दो क्या लगेगा? इनहैंस लगेगा ना, इनहैंस। अपने आप जो हिंदी बोली तो अपने आप अच्छा मतलब निकला ना, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में निकला ना, ऐसे ही भरना होता है। तो ये होगा टू इनहैंस द एजुकेशन, सो दैट एवरीवन मे गेट। अब क्या पा सकेंगे? जब तुम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाओगे तो सब क्या पा सकेंगे? अब दिमाग में नहीं आ रहा है तो देखो, मे गेट एसेस रेगरेस एक्सेस सक्सेस। अब बताओ मुझे क्या लगेगा यहाँ पे? मे गेट एसेस, अगर हम एसेस यहाँ लगा दें, एसेस टू द प्रॉपर एजुकेशन, मतलब हमको द्वार मिल जाए। एसेस का मतलब समझ रहे हो? जैसे क्या होता है कि परमिशन मिल जाए। जैसे तुम कह सकते हो कि मेरे पास आईडी कार्ड है, इसीलिए मुझे एसेस है उस हॉल का। ठीक है, परमिशन मिल जाए एक तरीके से। मे गेट एसेस टू द प्रॉपर एजुकेशन, उनको उसका एसेस मिल सके, किसका? प्रॉपर एजुकेशन का। रिग्रेस का मतलब होता है पीछे हटना, तो यहां तो कोई मतलब ही नहीं, हटा दो। एक्सेस का मतलब सबको पता है, अधिक, यहां भी कोई मतलब नहीं है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। मे गेट सक्सेस टू द प्रॉपर, देखो नहीं समझ आ रहा ना, सक्सेस टू द प्रॉपर एजुकेशन। मे गेट एसेस, उनको एसेस मिलनी चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए, मतलब ऐसी स्थिति उन्होंने बनाई है कि सबको एसेस मिल सके प्रॉपर एजुकेशन के लिए। तो क्या होगा सही? मे गेट एसेस। समझ में आ रही बात? लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर शोन ऑन द टीवी एंड न्यूज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द advantages and importance of education, especially in the rural areas, as people in lots of advertisements, plural countable noun, advertisement, lots of advertisement are shown on the TV, passive form, simple present की, are shown on the, क्यों? are plus verb की थर्ड फॉर्म लगी है, shown on the TV and news to make people aware, बहुत से एडवर्टाइजमेंट शो किए गए, एड शो किए गए टीवी में,
न्यूज़ शो की गई पीपल को, लोगों को अवेयर करने के लिए किसके ऑफ द एडवांटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस एजुकेशन की बताने के लिए। स्पेशली कहाँ पे, रूरल एरियाज में, एज पीपल इन डैश और रूरल एरियाज डू नॉट वांट टू स्टडी, वो स्टडी नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ पुअरनेस एंड इम्प्रॉपर अंडरस्टेटिंग टूवर्ड द एजुकेशन, अंडरस्टेटिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग, उनको उसकी समझ नहीं है एजुकेशन की, इसकी वजह से वो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं। तो ये क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, देखना, इन द रूरल एरियाज एज पीपल, ये गांव के लोगों की बात हो रही है। रूरल एरियाज के लोग फॉरवर्ड होते हैं? नहीं। बैकवर्ड होते हैं? हाँ हो सकते हैं। ऑकवर्ड होते हैं? अजीब से नहीं भाई। स्टूवर्ड, देखो स्टीवर्ड एक तो पहली बात तो नाउन है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसका मतलब होता है कि एक इंसान जो मतलब किसी की संपत्ति का या सामान का देखभाल करे। ठीक है, तो स्टीवर्ड से यहाँ मतलब नहीं है। सबसे सही है एज पीपल, क्योंकि रूरल एरियाज के हम लोग बोलते हैं भाई बैकवर्ड होते हैं। वो बैकवर्ड मतलब हमसे पीछे हैं अभी, वो उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस नहीं है। ठीक है, वो एजुकेशन वैसा सिस्टम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम बोलते हैं भाई वो एरियाज बैकवर्ड है। बोलते नहीं है जो एरिया डेवलप नहीं होते, बैकवर्ड एरिया, वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, रूरल एरियाज एज पीपल इन बैकवर्ड और रूरल एरियाज डू नॉट वांट टू स्टडी बिकॉज ऑफ पुअरनेस, क्योंकि गरीबी की वजह से, एंड इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड द एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक हो गया। काफ़ी बड़े बड़े पैसेज हो गए, काफ़ी टाइम लगता है सिर्फ सिंपल पढ़ाने में, या 4-5 रूल बताओ तब भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डीप में बताऊंगा ना तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मैं खुद जानता हूँ कि 1-1.5 घंटे से क्लास ज़्यादा कोई नहीं देख सकता, सब दिमाग नहीं परमिशन देता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे जैसे रूल आते जाएंगे आगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ये यहाँ पे क्लोज टेस्ट मैं करवा रहा हूँ तो वो आ जाना चाहिए, वो 10 नंबर मिक्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद देखने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेनोग्राफर के कम से कम 5 क्लोज टेस्ट अपनी तरफ से लगाना, कहीं से भी लगाओ, मतलब नहीं मुझे, प्लीज़ लगाना। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।